I am Dr. गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जिस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे वह है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन और कोगुलेशन स्कंदन। आज इन प्रॉपर्टीज़ को आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत कण संचलन समझेंगे थोड़ा सा। किसी भी कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, और एक कोलाइडी विलयन में जितने भी कण होते हैं उन सब पर समान आवेश होता है। तो कोलाइडी विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो धनावेशित सॉल्व होंगे या ऋणावेशित सॉल्व होंगे। कोलाइडी विलयन में समस्त कणों पर एक जैसा आवेश होता है, धनावेश अथवा ऋणावेश। तो जब हम इस कोलाइडी विलयन में को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो यही कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो इन कोलाइडी कणों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति को ही हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। समझने के द्वारा इसको डिफाइन करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन दो प्रकार का होता है। एक धन कण संचलन कहते हैं। धन कण संचलन को कैटाफोरेसिस कहते हैं। कैटाफोरेसिस मतलब धन कण संचलन। और दूसरा होता है एनाफोरेसिस। एनाफोरेसिस, और इसको हिंदी में कहते हैं ऋण कण संचलन। धन कण संचलन, ऋण कण संचलन। इसको समझते हैं दोनों क्या होते हैं। कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति को, कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति को धन कण संचलन कहते हैं, और कोलाइडी कणों की एनोड की ओर गति को एनाफोरेसिस या ऋण कण संचलन कहते हैं। अब जो कोलाइडी विलयन, इस संचलन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी विलयन में, कोलाइडी विलयन में कौन सा आवेश उपस्थित है, या कोलाइडी विलयन धन आवेशित है अथवा ऋण आवेशित है। इसको हम पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया जाता है। उस प्रयोग के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। एक यू आकार की एक नली ली जाती है, इसको U2। एक हमने ये यू आकार की एक नली लेते हैं, और इस नली को एक रिजर्वायर की सहायता से, ये एक रिजर्वायर लगा होता है जिसकी सहायता से इस नली के अंदर हम कोलाइडी विलयन को भरते हैं। ये एक संरचना है, और यहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्टॉपर लगा रहता है, और ये हमारी एक नली है, और इस नली के द्वारा इस यू ट्यूब के अंदर कोलाइडी विलयनों को भर दिया जाता है। उस कोलाइडी विलयन
जिस पर कि हमको पता लगाना है कि इस पर कौन सा आवेश है, इसे रिजर्वायर कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। और इसके अंदर ये कॉर्क लगी रहती है यहां पर, और दो धातु के इलेक्ट्रोड इसके अंदर डूबे रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो कैथोड होता है। ये कैथोड है जो कि ऋण आवेशित होता है। और यहां पर ये जल है जो कि डिस्पर्शन मीडियम है। ये है डिस्पर्शन मीडियम वाटर, और इसके अंदर ये भरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहां पर ये जो लेयर है इसकी इनिशियल लेवल है, ये प्रारंभिक स्तर, और यहां पर ये इसको फाइनल स्तर है। और हमने इसके अंदर एक कोलाइडी विलयन लिया है, ऋणावेशित सॉल, आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल लिया है। जरा इसको देखेंगे अब। इस कांच की नली होती है U2, और रिजर्वायर की सहायता से इसके अंदर कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है। और जब हम विद्युत इन इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस विलयन के अंदर उपस्थित कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। अगर कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होगा तो वो एनोड की ओर गति करेंगे, और उसे हम ऋण कण संचलन या एनाफोरेसिस कहते हैं। और अगर हमारे कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो वो कैथोड की ओर गति करेंगे, और उस गति को हम धन कण संचलन कहते हैं या कैटाफोरेसिस कहते हैं। कोलाइडी विलयन जिस विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, उस ओर का जो प्रक्षेपण माध्यम का लेवल है वो उसके लेवल से नीचे आ जाता है, क्योंकि वो लेवल भी हल्का सा गति करता है। और इस लेवल को देख करके हम इस बात को पता लगा सकते हैं कि कोलाइडी कण किस ओर गति कर रहे हैं। इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि कोलाइडी विलयन जो भरा है वो ऋणावेशित सॉल है, इसलिए उसने एनोड की ओर गति की है, और इस घटना को हम ऋण कण संचलन कहते हैं, और कॉमनली इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो ये जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, अगर हम इन कोलाइडी सॉल्यूशंस की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव सॉल, दूसरा नेगेटिव सॉल, ऋणावेशित सॉल। अगर हम बात करें फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड की, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड सॉल ये एक धन आवेशित सॉल है। दूसरा स्टेनिक ऑक्साइड सॉल, स्टेनिक ऑक्साइड सॉल, ये दोनों सॉल धनावेशित होते हैं। अगर इनको हम इस ट्यूब में रखेंगे तो ये कैथोड की ओर गति करेंगे, और उस घटना को हम धन कण संचलन कहेंगे। नेगेटिव सॉल की अगर हम बात करें तो आर्सेनियस सल्फाइड सॉल, AS2S3 सॉल, ये एक ऋणावेशित सॉल होता है जो अभी चित्र के अंदर आपको दिखाया गया है। दूसरा सिल्वर सॉल, गोल्ड सॉल, प्लेटिनम सॉल, इन सभी धातुओं के जो सॉल होते हैं वो भी ऋणावेशित सॉल होते हैं। सल्फर सॉल, ये सब हमारे ऋणावेशित सॉल हैं। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति को हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस के अंतर्गत होता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कोगुलेशन, स्कंदन, या इसे हम अपक्षेपण, प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। कोगुलेशन या स्कंदन, कोगुलेशन को स्कंदन कहते हैं और प्रेसिपिटेशन को अपक्षेपण कहते हैं। दोनों ही कोलाइडी विलयनों की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं। इसको देखेंगे।
हम जानते हैं कि 1 बिलियन के अंदर समस्त कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है और इस समान आवेश के कारण कोलाइडी कण कभी भी पास पास नहीं आते और उनका अपक्षेपण नहीं होता। लेकिन यदि अगर हम द्रव विरोधी सॉल में, हम लोग पीछे की वीडियो में देख चुके हैं, सॉल 2 प्रकार के थे, द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल। द्रव विरोधी सॉल में विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर द्रव विरोधी सॉल बहुत ही आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं द्रव विरोधी सॉल में विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर इनके कोलाइडी कण परस्पर मिलकर अपक्षेप बना लेते हैं। इस घटना को हम द्रव विरोधी सॉल का अपक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। अब ये स्कंदन कैसे हो गया? स्कंदन विद्युत अपघट्ट जो हमने मिलाया है, ये विद्युत अपघट्ट उस कोलाइडी विलयन में जो कण उपस्थित होते हैं उन कणों के आवेश को उदासीन कर देता है, जिससे कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं और उदासीन कोलाइडी कण जब पास पास आते हैं तो पास पास आने पर वो अपक्षेप बना लेते हैं और उनका स्कंदन हो जाता है। इस प्रकार हम समझ पा रहे होंगे कि विद्युत कोलाइडी कणों का विद्युत अपघट्ट के द्वारा उदासीनीकरण के कारण इनका अवक्षेपण होता है। अब ये चीज समझना है कि अगर कोलाइडी विलयन हमारा धनावेशित है तो विद्युत अपघट्ट का ऋणायन उसको उदासीन करेगा और वो सक्रिय आयन कहलाएगा, और अगर विद्युत अपघट्ट हमारा ऋणावेशित है तो विद्युत अपघट्ट का धनायन उसको उदासीन करेगा और सक्रिय आयन कहलाएगा। इस घटना को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल। आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल जो है ये एक ऋणावेशित सॉल है। अगर इसमें हम सूक्ष्म मात्रा में बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं, बेरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो इसका स्कंदन हो जाता है या अवक्षेपण हो जाता है। अब हम देखेंगे ये अवक्षेपण कैसे हो जाता है। आर्सेनियस सल्फाइड बेरियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्ट है और ये जब आयनित होता है तो ये बेरियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। बेरियम आयन और क्लोराइड आयनों में ये टूट जाता है। ये बेरियम आयन धनायन है, क्लोराइड आयन ऋणायन है। अब ये जो आर्सेनियस सल्फाइड सॉल है AS2S3, इसके सरफेस पर सल्फाइड आयन अस्रोतित रहते हैं, इसलिए ये ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित सॉल पार्टिकल। ये एक ऋण आवेशित कोलाइडी कण है। प्लस जब हमने बेरियम आयन जो कि विद्युत अपघट्ट से आए हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के हैं आयन धनायन, इन दोनों ने आपस में क्रिया की और ये क्रिया करने के बाद ये विद्युत अपघट्ट के धनायन इस कोलाइडी कण के पृष्ठ पर आकर के अधिशोषित हो जाते हैं और इसको उदासीन कर देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे ये कोलाइडी कण था और बेरियम आयन इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो गए और ये एक उदासीन कोलाइडी कण मिला, उदासीन कोलाइडी कण। ऐसे उदासीन कोलाइडी कण जब आपस में आते हैं तो उनका अवक्षेपण हो जाता है और उनका स्कंदन हो जाता है। तो ये किस लिए हुआ कि बेरियम आयन विद्युत अपघट्ट के बेरियम आयनों ने इन कोलाइडी कणों के ऋणावेशित सॉल के ऋण आवेश को उदासीन कर दिया, उदासीन कोलाइडी कण पास पास आ गए और उनका अवक्षेपण कर दिया। इस अवक्षेपण से संबंधित कुछ नियम हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हमने इन 2 इकाइयों को अध्ययन किया, एक वैद्युत कण संकलन, दूसरा काव्य विषय। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।